Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी की जो ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, इसमें हम पॉलिटी में जितने भी 20 से 25 सालों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उनकी यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस को मजबूत किया जा सके और आपको आइडिया लग सके कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर और इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 35 है। इससे पहले 34 क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर बहुत प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर कितनी सारी पार्टियां हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी। ये सभी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो भारत के अंदर हैं। और भारत के अंदर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो ये आपका एक्ट है, इसके द्वारा जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस क्या होता है वो सभी आपको दिया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वह आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। और इन सब का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन होता है, राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वह निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो आपके जो राजनीतिक दल हैं इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो तो आपके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर हैं, लेकिन इन सबको रजिस्टर किया जाता है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर एक 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है जो कि 1985 में हुआ था। इसके द्वारा पहली बार जो भी राजनीतिक दल थे उन सबको पहली बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली थी। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्हें संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता मिली थी। और जो ये आपका अधिनियम है यह 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा भारत के संविधान में जो अलग अलग सूचियाँ होती हैं, जो उसमें 10वें नंबर की जो अनुसूची है उसे जोड़ा गया था और उसमें दल बदल को रोकने के लिए प्रावधानों को भी ऐड किया गया था। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में, उन्हें हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। भारत के राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे संबंधित यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में बोला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था उसके द्वारा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वह इस एक्ट में दिए गए हैं। सेकंड नंबर पर आपको बताया गया है कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको रजिस्टर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। थर्ड में बोला है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह होते हैं जिसे 4 या फिर अधिक राज्यों में मान्यता मिलती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन्हें मान्यता तभी मिलती है जब वह पॉलिटिकल पार्टी 4 या फिर उस 4 से ज़्यादा अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। फोर्थ में आपको बोला है कि 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 1999 के अंदर आम चुनाव हुए थे उसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता जो दी गई थी उनमें से 6 तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो नेशनल लेवल की थी और 48 पार्टी ऐसी थी जो कि राज्य स्तरीय थी। 48 पार्टी स्टेट लेवल की थी और 6 पार्टी नेशनल लेवल की थी। तो यहाँ पर जो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं वो चारों आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ
सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए जाते हैं और इन मानदंडों के आधार पर ही राष्ट्रीय दल हो या फिर राज्य स्तरीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, इन्हें मान्यता दी जाती है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनावों में लोकसभा में या फिर विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के में कुल पड़े वैध मतों में से कम 6% मत जो वोट होती है वो प्राप्त कर लेते हैं और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय लेवल के जो पार्टीज हैं वह हैं और 50 से अधिक राज्य स्तर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो 1999 का टाइम था उसमें 6 तो नेशनल पार्टी थी और 48 स्टेट लेवल की पार्टी थी, लेकिन अब एट प्रेजेंट की आप बात करें तो 8 ऐसे दल हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है राष्ट्रीय स्तर पर और 50 ऐसे दल हैं जिन्हें मान्यता मिली है राज्य स्तर पर। और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी होती है उसे कम से कम 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में वोट प्राप्त करनी होती है, वो भी 6%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है? आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें नेशनल या रीजनल लेवल पर जो मान्यता दी जाती है वह किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? ये भी सेम क्वेश्चन ही है, आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी विधि एवं न्याय मंत्रालय और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन्हें मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें किनके द्वारा रजिस्टर किया जाता है और मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो स्टेट के से रिलेटेड निर्वाचन इलेक्शन कमीशन होते हैं उसके द्वारा, या फिर जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा, या फिर भारत के विधि आयोग के द्वारा, या फिर भारत सरकार के विधि मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर भी किया जाता है और उन्हें मान्यता भी दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, आपको बताना है कि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल पर मान्यता चाहिए होती है तो उसे कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। ऑप्शन ए कुल मतदान का 5% प्राप्त करना होता है, ये 5% नहीं है 6% है, इसलिए आपकी फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ना होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करनी होती है, ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। और ऑप्शन डी 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी दिया गया है वो भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 4 राज्यों में जो मतदान होती है, वोटिंग होते हैं, उसके अंदर कम से कम 6% वोट उन्हें चाहिए होती है राष्ट्रीय लेवल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपको स्टार मार्क किया गया है कि इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जिसे अमेंड किया गया था यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है
जब उनकी 3 निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए जो भी कैंडिडेट होते हैं, उन्हें किन्हीं 4 या फिर 4 से अधिक लोकसभा के पिछले आम चुनाव या फिर उन राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनके पिछले आम चुनावों में पड़े जितने भी लीगल वोट्स होते हैं, वैध मत होते हैं, उनका कम से कम 6% हासिल करना होता है और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त करनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो 3 कंडीशंस दी गई हैं उसमें से फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चाहिए, उसे जो भी कैंडिडेट उनकी तरफ से खड़ा होता है उस कैंडिडेट को कम से कम किन्हीं 4 राज्यों या फिर 4 से अधिक राज्यों के अंदर लोकसभा में या फिर जो राज्य की विधानसभा होती है उनके अंदर जो भी आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए और कम से कम 4 सीटें लोकसभा के अंदर मिलनी चाहिए होती हैं, तो ही वह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर पाते हैं। सेकंड नंबर पर आपको बोला गया है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से भिन्न को 1 गिना जाता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल की मान्यता चाहिए होती है, उसे लोकसभा के जो पिछले आम चुनाव हुए हैं उनमें लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या थी उसके कम से कम 2% सीटें उस पार्टी को मिलनी चाहिए, तभी वह नेशनल लेवल की पार्टी बन पाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम 4 ऐसे स्टेट होने चाहिए जिसके अंदर उन्हें स्टेट लेवल पर मान्यता प्राप्त हो। ये 3 कंडीशन आपको ऐसी बताई गई हैं जिनके फुलफिल हुए बिना किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं होती है राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व में चुनाव कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होता है। आपको बताना है कि भारत के अंदर किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी बनना होता है तो उसे जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें कम से कम कितने % की वोट रिक्वायर होती है। ऑप्शन ए 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी 4 या इससे अधिक राज्यों में वोट का 4%, ये भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है। ऑप्शन डी आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध मत का 6%, ये भी आपका इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई में बोला गया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर 1 से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए मान्यता प्राप्त करनी होती है, तो उसे कम से कम 4 राज्यों या फिर 4 से अधिक राज्यों के अंदर लोकसभा में या फिर विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें कम से कम 6% वोट हासिल करनी होती है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेज सही दिया गया है, जो 6% वोट होती है ये आपको हासिल करनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन चारों में से जो दिया गया है वो सबके सब आपके इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों के अंदर। आपको बताना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता चाहिए तो उसे कम से कम कितने राज्यों के अंदर स्टेट लेवल की जो मान्यता होती है वो प्राप्त करनी होती है। ऑप्शन ए 3 राज्यों में, ऑप्शन बी 4 राज्यों में, ऑप्शन सी 5 राज्यों में और ऑप्शन डी 7 राज्यों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, कम से कम 4 राज्यों के अंदर उसे मान्यता प्राप्त करनी होनी चाहिए। और जो लोकसभा और विधानसभा के जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं उनके अंदर कम से कम 6% वोट हासिल करनी होती है। 3-4 आपको यहाँ पर कंडीशन बताई गई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक नेशनल लेवल की पार्टी बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, जिसमें से एक ये है कि आपको 4 राज्यों में राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसे रीजनल लेवल की मान्यता चाहिए तो उसे कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। ऑप्शन ए, वह राज्य में या तो लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है,
ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ये 4% नहीं 6% दिया गया है। ऑप्शन बी में बोला है कि वह राज्य में या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल करता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है कि वह राज्य में या तो लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में 8% वोट हासिल करता है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य के अंदर लोकसभा के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में कम से कम 8% अगर वोट हासिल कर लेती है तो उसे रीजनल लेवल की पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर की दल, यहाँ प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से है। जो आपको क्वेश्चन में क्षेत्रीय दल दिया गया था उसका मतलब राज्य स्तरीय दल है की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल जितने भी लीगल वोट पड़े होते हैं उनमें से कम 6 वोट हासिल करने होते हैं और 2 सीटें चाहिए होती हैं। या फिर लोकसभा के पिछले चुनाव में कुल जितने भी लीगल वोट्स पड़े होते हैं उनमें से कम 6% और उस राज्य में न्यूनतम लोकसभा की 1 सीट चाहिए होती है। यहाँ पर आपको कई सारी ऑप्शंस दिए गए हैं। विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य की विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें चाहिए होती हैं। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाता है अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज़्यादा हो प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य में प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या हिस्सा प्राप्त करना होता है। या फिर लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनावों में राज्य में पड़े जितने भी लीगल वोट्स होते हैं उनमें कम से कम 8% वोट प्राप्त करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है और आपको बताना है कि किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलेगी। फर्स्ट, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा के चुनाव में जितने भी लीगल वोट्स पड़े होते हैं उनका कम से कम 6% हासिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जिस भी राज्य के अंदर आपको राज्य की पार्टी का मान्यता चाहिए होती है उस राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें कम से कम 6% आपको हासिल करना होता है। आगे इसकी सेकंड स्टेटमेंट दी गई है। वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा के चुनाव में कम से कम 2 सीटें हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट दी गई है। जिस भी राज्य के अंदर आपको राजनीतिक मान्यता किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता चाहिए तो उस राज्य के अंदर जिसमें उसने चुनाव लड़े हैं उसकी विधानसभा के अंदर उसे कम से कम 2 सीटें जीत लेनी होती हैं। थर्ड में बोला है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाती है। ये इनकरेक्ट है। फोर्थ में दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर भी आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी राज्य के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राज्य स्तर पर मान्यता चाहिए होती है तो उसे उस राज्य के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 2% सीटें जीत लेनी होती हैं और कम से कम 6% वोट जो होती हैं उन्हें हासिल करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसके अंदर जो ये नेशनल शब्द था ये किससे प्रभावित था। ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय पूर्वोदय उदाहरण से, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी यूरोपीय पूर्वोदाहरण से और ऑप्शन डी अमेरिका की स्वतंत्रता के संग्राम से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो ये नेशनल शब्द लिया गया था, इस जो ये नेशनल शब्द है ये कहाँ से प्रभावित था। ये था आपका
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रक्रिया चलाई गई थी, भारत, आप सभी को पता है कि भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल था, तो उस रूल से फ्रीडम पाने के लिए भारत के जितने भी नेता थे उन्होंने राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल किया था, ताकि भारत के लोगों के अंदर एकता की भावना को जगा सके और राष्ट्र की भावना को जगा सके। तो ये जो राष्ट्रीय शब्द है यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से ही उत्पन्न हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? आपको बताना है कि 1999 में किसका विघटन हुआ था जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन ए शिवसेना, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी बीजेपी और ऑप्शन डी बीएसपी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कांग्रेस पार्टी का विघटन हुआ था और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई थी, इसका गठन हुआ था। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी का गठन किया था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वह शरद पवार हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1999 में शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और उसका जो रीज़न दिया था, उन्होंने बोला था कि जो सोनिया गांधी है वह विदेशी मूल की है, वह इंडियन नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और इसके अध्यक्ष अभी शरद पवार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? यहाँ पर आपको कुछ पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। फर्स्ट, मुस्लिम लीग। सेकंड, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। थर्ड, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। फोर्थ, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सी इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, ओनली थर्ड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई है, जिनमें से हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 8 पार्टी ऐसी हैं जिन्हें नेशनल लेवल पर मान्यता मिली हुई है, और जो राज्य के स्तर पर जिन्हें मान्यता मिली हुई है वह अभी उनकी संख्या 50 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के, इसके गठन के बाद में जो इनके पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए LK आडवाणी, ऑप्शन बी AB वाजपेयी, ऑप्शन सी MN जोशी, और ऑप्शन डी सिकंदर बख्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। AB वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष JP नड्डा हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय स्तर के रूप में मान्यता नहीं मिली है, मान्य नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे अभी तक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। बाकी आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो 8 पार्टीज़ को जिन्हें मान्यता मिली है उन्हीं में से हैं। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य स्तर की पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी।
जो ये आपकी समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी आपको जो 3 पार्टीज के नाम दिए गए हैं उन सबको राजनीतिक मान्यता मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी सीपीआई और ऑप्शन डी अकाली दल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, अकाली दल। बाकी जो आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वह आपके नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तर या क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ पार्टीज के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी तेलुगु देशम और ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तेलुगु देशम एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीनों आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राज्य स्तर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई है तथा यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना, जो आपकी तेलुगु देशम है, इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं और जो आपको अदर ऑप्शंस दिए गए थे वह राजनीतिक पार्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आम आदमी पार्टी किस टाइप की पार्टी है? आपको बताना है कि जो आम आदमी पार्टी है वह राज्य स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या फिर पंजीकृत पार्टी है, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या फिर एक से अधिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो आपकी आम आदमी पार्टी है वह किस टाइप की है, उसे कौन सी मान्यता मिली है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ई में दिया गया है वो करेक्ट है, एक से अधिक, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वह एक राज्य के स्तर की पार्टी भी है और एक रजिस्टर्ड पार्टी भी है। तो जो आपका आंसर है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका करेक्ट है। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः ये पंजीकृत पार्टी भी है। तो जो आपकी आम आदमी पार्टी है यह राज्य के स्तर की पार्टी है, इसे राज्य में मान्यता मिली है और यह पंजीकृत पार्टी भी है, इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि एक से अधिक आंसर बनता है, जिसकी वजह से इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपको बताना है जो आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है इसका गठन किसके द्वारा किया था, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए आर श्रीनिवासन, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालचारी और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी 1936 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? यहाँ पर आपको 3 पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पार्टी है जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा गठित की गई थी। फर्स्ट, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। सेकंड, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो ये आपकी पार्टी है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन, ये इसका गठन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और थर्ड, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका गठन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो ये पार्टी ऐसी हैं जिनका गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल,
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई थी। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमउद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। तो जो आपकी वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी हैं, इनके जो संस्थापक थे वह हैं काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमउद्दीन हुसैन इसके संस्थापक हैं। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट के एक साइड में आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनके गठन का ईयर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पर आपको ए में बोला गया है CPI 1972, ये आपका इनकरेक्ट है। जो CPI आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसका गठन 1950 में हुआ था, 1972 में नहीं हुआ था। और जो आपकी CPM पार्टी है, इसका गठन 1964 में हुआ था। इसके बाद AIADMK जो आपकी पार्टी है, इसका गठन 1972 में किया गया था। फिर तेलुगु देशम जो आपकी पार्टी है, इसका गठन 1982 में हुआ था। तो यहाँ पर ये आपको पूरा करेक्टली बताया गया है कि कब किस पार्टी का गठन किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CPI पार्टी 1925 में, CPM पार्टी 1964 में, AIADMK पार्टी 1972 में और तेलुगु देशम पार्टी 1982 में गठित हुई थी। यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है। MN राय और अवनी मुखर्जी इन्होंने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि अब वर्तमान में CPI है, इसकी स्थापना 1925 में 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलू चेट्टियार, SV घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप में सक्रिय CPI पार्टी, जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा भी प्राप्त है, इसका स्थापना 1955 में हुई। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साम्यवादी जो पार्टी थी, इसको 2 पार्टी के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट CPI और सेकंड CPIM। तो आपको बताना है कि जो ये डिवीज़न हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1966 में और ऑप्शन डी 1969 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 1964 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को डिवाइड किया गया था CPI में और CPIM में। भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM में 1964 में कोलकाता के 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। कोलकाता की जो 7वां पार्टी सम्मेलन था, उसी के अंदर 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का भाग नहीं है जो 1996 से 97 के दौरान सत्ता में आया था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संयुक्त मोर्चा दल था, जो कि 1966 से 1997 में सत्ता में आया था, इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस मोर्चा का भाग नहीं रही है। ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी समता पार्टी, ऑप्शन सी हरियाणा विकास पार्टी और ऑप्शन डी असम गण परिषद। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको जो बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी, ये 3 पार्टी आपको दी गई हैं। ये तीनों ही पार्टी संयुक्त मोर्चा दल का भाग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ असम गण परिषद जो थी वो संयुक्त मोर्चा का भाग थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी संयुक्त मोर्चा दल का भाग नहीं थी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी 1966 से 1970 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार का अंग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा लोकसभा के लगातार तीन निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है। 1984 में 7.4% वोट, 1989 में 11.4% वोट और 1991 में 22.4% वोट। यहाँ पर आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो ये वोट परसेंट हासिल की है ये किस पार्टी के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए कांग्रेस के द्वारा, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ऑप्शन डी भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो आपकी पार्टी है इसके द्वारा 1984, 1989 और 1991 इन ईयर में ये वोट परसेंट जो है हासिल की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरोही क्रम का यह मत प्रतिशत दिए गए निर्वाचनों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशतता के लगभग समकक्ष है, सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। नीचे कुछ राजनीतिक दल और 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया है और दूसरी साइड इन पॉलिटिकल पार्टी ने 13वीं लोकसभा के अंदर जितनी सीटें जीती हैं वो नंबर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है, इनकरेक्टली मैच कौन सा है। ऑप्शन ए CPM ने 32 सीटें, ऑप्शन बी TDP ने 30 सीटें, ऑप्शन सी BJD ने 10 सीटें और ऑप्शन डी BSP के द्वारा 14 सीटें प्राप्त की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। TDP जो आपकी पार्टी है इसने लोकसभा की 13वीं लोकसभा में 30 सीटें प्राप्त नहीं की थी। तो ये आपका इनकरेक्टली दिया गया है। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके सारे के सारे करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13वीं लोकसभा में TDP के पास 29 सीटें थी, ना कि 30, इसलिए आपका ऑप्शन बी इनकरेक्टली मैच है। CPM ने 32 सीटें जीती थी 13वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 3 सीटें। TDP ने 13वीं लोकसभा में 29 सीटें जीती थी और 17वीं लोकसभा में 3 सीटें। BSP ने 13वीं लोकसभा में 14 सीटें जीती थी और 17वीं लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त की थी। इसके बाद BJD ने 13वीं लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त की थी और 17वीं लोकसभा में 12 सीटें प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिया गया है कि कौन सी लोकसभा में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है और आपको इनमें से सही बताना है कि कौन सा है। असर्शन में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी BJP जो पार्टी है इसके नेतृत्व वाली जो साझा सरकार है उसके अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो राष्ट्रीय एजेंडा है उसके अंदर तो कुछ नीति निर्देशन भी हैं, कुछ वादे भी हैं और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत भी हैं। तो ये आपका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न में बोला गया है कि बहुत सी चीज़ें की वृहद विस्तार में चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों इंडिपेंडेंटली तो करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। क्योंकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावना को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन जो आपको रीज़न दिया गया है वह असर्शन को सही से जस्टिफाई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है।
ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें क्षेत्रीय दल की सत्ता नहीं है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरल में लगातार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर है और सेकंड लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में जो दिया गया था, केरल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर जो सरकार है वह कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के द्वारा इन पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाती है। वहाँ पर कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन कहा गया है और दूसरे को रीजन कहा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एजर्शन, कथन में कहा गया है कि भारत के जो केंद्रीय लोकसभा होती है और जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, इनके इलेक्शन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वही सरकार बना पाती हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। तो यहाँ पर जो आपको एजर्शन दिया गया है इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर केंद्र के लेवल पर जो लोकसभा है और राज्यों के लेवल पर जो विधानसभा है, इनके इलेक्शन में सदस्यों का जिन्हें बहुमत मिलता है वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टी को मतों का बहुमत मिलता है वह सरकार नहीं बना पाते हैं। इसका रीज़न दिया गया है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय किया जाता है। जबकि बहुमत प्रणाली होती है, इसमें जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है उसी के आधार पर उसकी वोट की जो बहुलता होती है उसी के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं, निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जिसमें एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। जो रीज़न दिया गया है वह एजर्शन की सही से व्याख्या भी कर रहा है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के अपेक्षित बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन कहा गया है और दूसरे को रीजन कहा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कथन में बोला है कि संसद और जो राज्यों के विधानमंडल होती है इनमें महिलाओं के लिए 33% की जो सीटें होती हैं उन्हें रिजर्व करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट या फिर जो राज्य की विधानमंडल होती है इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनकी 33% सीट को रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपको एजर्शन दिया गया है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। रीज़न बोला है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसे 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो जो आपको रीज़न दिया गया है वो आपका करेक्ट है, लेकिन एजर्शन आपकी इनकरेक्ट है। इसमें बोला है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं वह बिना किसी अमेंडमेंट के जितनी भी सीटों के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा है उसका 33% वह फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए निर्धारित कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें एजर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न आपको सही दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 330 और 334 तक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए जिसके अंदर महिलाएं शामिल नहीं हैं, अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए आपका जो एजर्शन है वो इनकरेक्ट है और रीज़न आपको सही दिया गया है। जो महिलाएं होती हैं उन्हें पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, कथन भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत के अंदर जो स्थायी दलीय व्यवस्था होती है वह नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि राजनीतिक दलीय व्यवस्था अपनाई गई है।
रीज़न दिया गया है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो जो आपको असर्शन और रीज़न दिया गया है वो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के अंदर स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और भारत के अंदर जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसके अन्य सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? आपको बताना है कि जो दलीय व्यवस्था होती है वह कौन सी बड़ी व्यापक व्यवस्था का अंग होती है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो दलीय व्यवस्था है वह राजनीतिक व्यवस्था का ही एक पार्ट होती है, अंग होती है। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन और सरकार का संचालन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।